यस 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में और सरप्लस बनाने के क्षेत्र में जो भारत को स्थान आज प्राप्त है वह बहुत कम देशों को है, एक दो को छोड़कर। इसलिए हमें उस होड़ में जाना है। हमारे किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करना है। पिछले 2 साल में आपने देखा होगा किसानों को जो कीमतें हमने दी है, जैसे इस साल 55 रुपये का इजाफा हुआ है प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत में, चने की कीमत में 100 का हुआ है। आपने कभी सुना है, कभी किसी किसान भाई ने सुना है कि इस तरह की बढ़ोतरी हुई? एक ज़माने में 1-1, 2-2 रुपये के लाले पड़ते थे। आज हम इसलिए दे रहे हैं कि किसान का खर्चा भी बढ़ गया है। यह कोई दान नहीं दे रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं, वे ही हम पर एहसान कर रहे हैं। हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। इसलिए वाजिब हिसाब करके वाजिब कीमत देने में हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। हमें बाहर से यह सब अनाज मंगाना पड़े तब पता चलेगा कि क्या हमारा नुकसान हो सकता है, कितना खर्च हो सकता है और किसान हमारी कितनी बचत कर रहा है। फिर एक बार मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक और कार्यक्रम है कृषि के क्षेत्र में, फसल बीमों का। यह कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन उसमें कई नुक्स थे। यह सोचा गया कि एक स्कीम हम तैयार करें जो अगले साल से चालू होगी। सारे किसान इसमें शामिल होंगे, सारी फसलें शामिल होंगी और हर एक राज्य में एक-एक जिले को हम पायलट की शक्ल में विकसित करेंगे और इस कार्यक्रम को लागू करेंगे। यह कार्यक्रम सारे देश में जब लागू हो जाएगा तो किसान को किसी प्रकार की फिक्र ही नहीं रहेगी कि उसकी फसलों का क्या होगा, बारिश से क्या होगा, ओले बरसेंगे क्या होगा, सूखा पड़ेगा क्या होगा। इस फिक्र में किसान को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर यह बीमे का कार्यक्रम अच्छी तरह से चल पड़ा। अब मैं ग्रामीण विकास के संदर्भ में 1-2 बातें आपसे कहना चाहूँगा। ग्रामीण विकास पर 30,000 करोड़ रुपए योजना में लगाने की बात आपने सुन ली है और यह सारा रुपया कई ऐसे कार्यक्रमों में जा रहा है जो ग्रामीण जनता को सीधे सीधे फ़ायदा देते हैं। आपको याद होगा पिछले साल मैंने एक कार्यक्रम की घोषणा की थी। हमारे गांव में कई कारीगर हैं, लेकिन उनके जो औजार हैं बहुत पुराने हैं। पता नहीं 100 साल पुराने, 200 साल पुराने। उन्हीं औजारों में से वे काम करते हैं। उनकी उत्पादकता बहुत सीमित होती है। हमने कहा था कि भारत के सारे ग्रामीण कारीगरों को आधुनिक औजार देंगे। नए औजार देने का एक वृहद कार्यक्रम हम उठाएंगे। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि पिछले साल हमने 62 जिले और इस साल 100 जिले और लिए हैं और पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक हमारे सारे भारत में इस प्रोग्राम को लागू करेंगे। इसका बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। 1 लाख से ज़्यादा अभी तक कारीगर इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। उनकी उत्पादकता बढ़ी है। विश्व व्यापीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में तुलनात्मक लाभ
से हमारा तात्पर्य न तो सस्ती मजदूरी हो सकता है और न होना चाहिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अपने दरवाजे खोल देने मात्र से ही यह जरूरी नहीं कि विदेशी निवेशकों को यहाँ पूंजी लगाने की प्रेरणा मिल जाएगी। यह जरूरी नहीं कि वे केवल सस्ते श्रम के लिए यहाँ आते हैं, परंतु वे उच्च उत्पादकता वाली दक्ष श्रम शक्ति की ओर जरूर देखते हैं। इसलिए फैलते हुए निवेश और निर्यात के अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमारी सामरिक नीति अपने श्रमिकों की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने की होनी चाहिए। पैरा हमें पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित और अभिप्रेरित तकनीशियनों और टेक्नोलॉजिकल श्रम शक्ति की भी ज़रूरत है। औद्योगिक देशों में वैज्ञानिकों और तकनीशियनों में लगभग 85% वे होते हैं, तो द्वितीय और तृतीय स्तरों पर अनुसंधान पूर्व और विकास अध्ययनों में भाग ले चुके होते हैं। और यह प्रतिशत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी विकासशील देशों में यह केवल 9% है। आप यह अंतर समझ सकते हैं। इस स्थिति से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम टेक्नोलॉजियों को बाहर से क्यों मांगते हैं। इसलिए विकास और अनुसंधान के देश क्षेत्र में पर्याप्त निवेश करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी टेक्नोलॉजिकल क्षमता का निर्माण कर सकें। हमें अनुसंधान और विकास के लिए आधारित संरचना का निर्माण केवल सरकारी प्रणालियों के एक भाग के रूप में नहीं करना चाहिए, बल्कि वह औद्योगिक प्रक्रिया का ही अभिन्न अंग होना चाहिए। पैरा यहाँ एक शब्द व्यापारिक प्रतिष्ठानों का श्रमिकों के स्तरों के संबंध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद और संयुक्त राष्ट्र संघ बनने से पहले एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी और इससे एक सांगोपांग और सार्थक श्रम संहिता बनाकर एक बहुत ही शानदार सेवा की है। यह संहिता तो हम लोगों के लिए एक अपरिहार्य निर्देश चिन्ह जैसी है, जो संवैधानिक आदेशों से और राष्ट्रीय सामाजिक नीतियां बनाकर श्रमिकों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के प्रति समर्पित है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इन प्रयासों से के पीछे जो निहित बुनियादी सिद्धांत हैं, हम उनके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हम इस दिशा में काम भी कर रहे हैं और हम श्रमिकों का जीवन स्तर उठाने में सफल भी हुए हैं। तथापि जब श्रमिकों का स्तर ऊंचा उठाने के लिए व्यापारिक नीति का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल भिन्न बात हो जाती है। हमारे सामने कई समस्याएं हैं और इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए व्यापारिक नीति का उपयोग करना उचित नहीं होगा। भविष्य में भी उसी तरह काम करना बेहतर होगा जैसा हम अब तक करते आ रहे हैं, एक दूसरे की समस्याएं समझकर और आम सहमति से काम करके। पैरा इस सम्मेलन में मेरी अपील है, शांति स्थापित कीजिए, शिक्षा और मानव पूंजी के विकास के लिए पैसा लगाइए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाइए, चाहे किसी भी प्रकार का रोजगार हो उसे उत्पादक बनाइए, मानव विकास के लिए स्त्री शक्ति का उपयोग एक उत्प्रेरक के रूप में कीजिए, बाल श्रमिकों की प्रथा समाप्त कीजिए, परंतु उन्हें इस तरह तैयार कीजिए कि बड़े होकर वे उत्पादक श्रमिक बन सके। स्टॉप।